नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ अखिल भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस के मध्य प्रदेश काडर के एक ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जो भोपाल में पुलिस कमिश्नर का महत्वपूर्ण दायित्व तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो उनके दायित्व हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, बालाघाट की रिसेंटली मैं बात करूं, और मध्य प्रदेश को ये गौरव मिला कि उसने एक तरह से, क्योंकि बालाघाट ही हमारे लिए नक्सल का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट रहा है, तो वहाँ से कंप्लीटली नक्सलवाद का खात्मा, और इसमें उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई अपनी पूरी टीम के साथ। वो एक टीममैन ऑफिसर हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो समन्वय लेकर साथ चलते हैं, और चाहे मैदानी स्तर का अधिकारी हो या उनके अधीनस्थ हों जो अखिल भारतीय पुलिस सेवा के या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हों, वो कंसेंसस बनाकर काम करने पर यकीन करते हैं। और ये सर्विसेज का एक बहुत ही नोबेल गुण, मैं कहूँगा एक बहुत ही विशिष्ट गुण होता है, चाहे वो सेना हो या पुलिस हो, कि जहाँ आप अपने किसी भी साथी की भावना या उसके सजेशंस को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। वो मूल रूप से हरियाणा के हैं, लेकिन अब तो आपके हमारे मध्य प्रदेश के हैं, क्योंकि उनकी कर्मभूमि यही है। मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, एक लंबा उनका पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान के तौर पर मध्य प्रदेश में पुलिसिंग का उनका अनुभव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो मैदानी स्तर के एक ऐसे अधिकारी हैं जो पुलिस को और खुद को भी अचानक कहीं भी वो देखना पसंद करते हैं। शायद रात 2 बजे उनकी नींद खुलेगी और वो उठकर मुआयने के लिए चल देंगे और किसी थाने में बैठ के वहाँ, लेकिन बिना किसी शोर के, बिना किसी हंगामे के और बिना किसी एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड के। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं भोपाल पुलिस कमिश्नर 2004 बैच के मध्य प्रदेश काडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय कुमार। बहुत स्वागत करता हूँ संजय जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं जानता हूँ सर कि आप अपने बारे में बात करना, आप बहुत इसमें संकोची हैं, आपकी विनम्रता है, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि पता चले कि पुलिस में जो अधिकारी हैं, या ये भी मैं कहूँगा वर्दी की ही एक सेवा है, तो यहाँ किस तरीके। पहले हम आपको ले चलते हैं हरियाणा, रोहतक के गांव में, जहाँ 15-16 साल के संजय जी जीवन के सपने देख रहे हैं। प्रारंभिक पढ़ाई तो गांव में ही हुई है, तो थोड़ा सा रिकॉल करके हमें बताइए कि किस तरह का वो दौर था और क्या आपकी सोच थी, क्या सपने थे उस वक्त घर में। नहीं, मेरी 8वीं तक की जो पढ़ाई है वो तो गांव के स्कूल में ही हुई है। पिताजी हाई स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थे, जिसको पीटीआई बोलते हैं। तो घर वाले तो मुझे फिर 9th क्लास से मैंने रोहतक में पढ़ना शुरू किया। घर वाले तो डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। अच्छा, लेकिन घर में कोई रहा डॉक्टर या नहीं, कोई डॉक्टर, हाँ डॉक्टर नहीं रहा, लेकिन वहाँ ऐसा ही माहौल रहता था कि जो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ने वाला है कि नहीं भाई इनको डॉक्टर बनाएंगे। तो मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो अल्टीमेटली मैं नॉन मेडिकल में 12वीं क्लास में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था साइंस साइड में, हाँ, तो मैं 12वीं में फेल भी हुआ। ओह जी, साइंस लिया था आपने? हाँ, मैंने नॉन मेडिकल था मेरा। नॉन मेडिकल, हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने बीएफ ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए, मैथ इकोनॉमिक्स। तो उससे मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो पहले तो मैं बेसिकली लेक्चरर बनना चाहता था, मतलब लेकिन मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया, लेकिन 2-3 कॉलेजेस मैंने अप्लाई किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई ये लेक्चरर बनना तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी। फिर मैंने दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए। स्टार्टिंग में तो क्योंकि रोहतक में रहता था तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। यूपीएससी को भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ मानते थे कि भाई वो तो हमारे बस की बात नहीं है, जी। कुछ और कर लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा बाद में स्टेट सर्विसेज की तैयारी की, बाद में फिर मेरा यूपीएससी में जब प्री क्वालिफाई हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा।
फिर उसके बाद पहले ही चांस में मेंस भी निकल गया, तो मैंने इंटरव्यू दिया, हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरा तीसरे चांस में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। 2004 में हुआ था मेरा सिलेक्शन। उससे पहले जनवरी 2004 में मेरा हरियाणा सिविल सर्विसेज में डीवाईएसपी पे भी सिलेक्शन हो गया था। तो वो सर्विस आपने ज्वाइन की थी? वो मैंने 5-6 महीने ट्रेनिंग किया था हरियाणा में। हाँ, फिर जब इधर आईपीएस में हो गया तो फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैं इधर हैदराबाद आ गया था फिर दिसंबर में। जब आपने साइंस वाला ये सपना छोड़ा, पिताजी को जाहिर है दुख हुआ होगा, कुछ कभी कोई कन्फ्रंटेशन भी हुआ हल्का फुल्का, जैसा युवावस्था में पिता और पुत्र के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है? नहीं, वो मैं वैसे तो नहीं बता पाया, लेकिन एक दिन मैंने लेटर लिखा। अरे वाह! हाँ जी। और फिर एक गांव के एक बड़े भाई जैसे थे, उनको कहा कि मैं जब चला जाऊं तो ये लेटर पिताजी को दे देना। अरे हाँ जी। तो फिर मैंने उसमें सारी बातें लिखी जी। क्योंकि वो हिम्मत नहीं हो रही थी ये बताने की कि भाई मैं 12वीं में फेल हो गया हूँ। जी। तो फिर मैंने उनको फिर वो लेटर दिया उनको, तो सारी बातें उसमें लिखी। तो फिर उन्होंने बड़ा उन सारी चीज़ों को समझा। फिर मैं जब शाम को घर आया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन करे तुम करो। वाह, बाबूजी को प्रणाम है कि यही पेरेंट्स का एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। देखिए, और संजय जी ने भी कितना बढ़िया रास्ता चुना कि होता है एक पीढ़ी, हमारी पीढ़ी में भी ये चैलेंज रहा एक मध्यम वर्गीय परिवार में कि पिता से संवाद अक्सर उस तरह का नहीं होता कि आप खुलकर सारी बातें कह दें। तो बढ़िया रास्ता चुना उन्होंने, अपनी बात एक चिट्ठी में लिख दी। वो चिट्ठी रखी है बाबूजी ने अभी तक? नहीं, वो तो बहुत पुरानी हो गई। जी, बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, ये सपना जो अखिल भारतीय सेवा और या स्टेट सर्विसेज का था, ये किसी मित्र के माध्यम से आपके मन में आया या आपको खुद ही लगा? क्योंकि आर्ट्स आपको लगा होगा कि यही तो वो सब्जेक्ट है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिससे मेरी एफिनिटी है, जिससे मेरा बहुत तालमेल है। नहीं, वो क्या होता है कि जब आपको प्रॉपरली कोई गाइड करने वाला नहीं होता, क्योंकि रोहतक क्या है कि हालांकि दिल्ली के बहुत नज़दीक है रोहतक, हाँ, लेकिन वहाँ उस तरह की यूपीएससी की तैयारी का माहौल नहीं था। तो आसपास कोई ऐसा भी गाइड करने वाला नहीं था जिसका सिलेक्शन हुआ हो, जिसने तैयारी की हो। तो गाइडेंस की कमी के कारण हो जाता है जब हम लोकल प्लेस में कहीं रहते हैं। तो वैसे तो मैंने एक बार ट्राई किया था, 12वीं के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी यूपीएससी की, लेकिन फिर एनडीए के एग्ज़ाम में रिटन में मेरा नहीं हो पाया। तो फिर वो कॉन्फिडेंस टूट गया कि अरे एनडीए का रिटन नहीं कर सकते तो फिर यूपीएससी कहाँ से करेंगे। तो कॉन्फिडेंस होता है ना, उस समय अगर कोई ये बताने वाला होता कि भाई हर एग्ज़ाम की अपनी अलग तैयारी होती है, तो वो फिर वो कोई प्रॉपरली गाइड करने वाला नहीं था, तो वो खुद ही गिरते उठते रहे। तो वो फिर फाइनली फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर लेट लगा मैं तैयारी करने। तो लेकिन वही है कि मतलब स्ट्रगल के काफ़ी ऐसे दिन भी देखे, तो वो आदमी को थोड़ा मतलब कैपेसिटी भी देते हैं अलग अलग चैलेंजेस फेस करने की। सबसे बड़ी चीज़ होती है चैलेंज की कि वो आपको जीवन के सारे पहलुओं को, आपके मन में आपके एक्सपेक्ट जितने भी होते हैं वो सब आपको क्लियर हो जाते हैं। आप कुछ ऐसा शेयर करेंगे, क्योंकि हमने इसी कार्यक्रम में बात की थी मनोज शर्मा जी से, जो मुंबई में सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन पर फिल्म बनी 12वीं फेल। 12वीं में आपको भी असफलता हाथ लगी। एक मन में चोट लग जाए तो कई युवा जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और अखिल भारतीय सेवा या स्टेट सर्विसेज में आना चाहते हैं, वो अक्सर ये समझना चाहते हैं कि फेलियर से निपटें कैसे। एक चोट लग जाती है, आज का समय तो और वल्नरेबल है, अरे नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, अरे फिर क्या कर रहे हो, तुम्हारी उम्र तो इतनी हो गई। तो आपने आपका मैकेनिज्म क्या था उस भयंकर तकलीफ वाले दौर से? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल समझ आ रहा है कि आप बता कम रहे हैं, आपने उसको बहुत, उसका मैग्नीट्यूड बहुत तगड़ा था। नहीं, वो क्या हुआ कि जैसे मान लो
जब मैंने ये देखा कि अरे नहीं, ये यूपीएससी तो बड़ी चीज़ है, अपने बस की बात नहीं है, छोड़ो कुछ दूसरी चीज़ करते हैं। जी। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहा। मुझे ये था, फिर ये भी था कि यार हम अपना काम करें और बाकी चीज़ें जो है ना भगवान के ऊपर छोड़ दें। तो ये था कि भाई ठीक है, हमें अपने एफर्ट्स करने हैं। हाँ, फिर अगर वो चीज़ मिलती है तो भी खुश हैं, और अगर नहीं मिलती तो भी खुश हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मेरी नेचर नहीं है किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपने प्रयास करेंगे। हाँ, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, वो सारे सिंसियर एफर्ट्स करेंगे। अगर नहीं मिली तो फिर ये भी नहीं कि और भी बहुत सारे हो सकता है, समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर अस। वेरी ट्रू सर, ये गीता भी यही कहती है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं रखा अपना, ठीक है ये ऑप्शन नहीं तो चलो कोई दूसरा देखते हैं। हाँ, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं दिखाई, ये कि ठीक है टाइम लगता है चीज़ों में, कोई नहीं हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। हाँ, चलिए, यहाँ तक सफ़र हो गया और सिलेक्शन भी हो गया और मध्य प्रदेश का काडर भी हो गया। तो ये भी सुझाव मिलने शुरू हो जाते हैं। भारत में तो बड़ी सघन परंपरा है, बड़ा इंटेंस सजेशन देने की प्रणाली है कि छोरा कम बोले से, और वो कहे पुलिस में तो बड़ी बड़ी मूछे से चाहिए चौधरी, और डंडा चलाना पड़ा है। हरियाणा में तो और थोड़ा, हरियाणा इतना सिंपल और इतने प्यारे लोगों की जगह है, आनंद आ जाता है और स्पोर्ट्स की परंपरा है वहाँ। ऐसे में आप कम बोलते रहे, मितभाषी रहे। ऐसे घर परिवार में बातें हुई कि संजय जी अब कैसे, वो तो बड़ी सख्त नौकरी है जी, वो तो बड़ी ये चाहिए, बॉडी बिल्डअप चाहिए, मूछे चाहिए, बड़ा परसोना बना रखा है नहीं कुछ वो, जबकि जी नहीं वो है एक बेसिकली जो पुलिस का एक टिपिकल इमेज है, वो तो ये है कि भाई थोड़ा कड़क होना चाहिए आदमी, कड़क होना चाहिए। जी जी, थोड़ा हस्ट पोस्ट हो, कड़क हो थोड़ा। हाँ जी, तो वो रहता है उस तरह का। लेकिन मैंने खुद आके मतलब जब जैसे मैंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की है तो पुलिसिंग में बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्स है, पुलिसिंग भी। हाँ, और क्योंकि इस सर्विस में हम काफ़ी सीनियर लेवल पे एंट्री करते हैं, तो उसमें एज ए पुलिस मैनेजर आपको काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा शब्द आपने चुना जी। एज ए टीम लीडर आपको काम करना पड़ता है। आपको एक तरह से सिस्टम में क्या और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो जब आप एज ए लीडर काम करते हो तो उसमें अगर आपकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड है तो वो भी अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। बालाघाट का मैं नहीं चूकना चाहूँगा, कैसे आपने स्ट्रैटेजी को, क्योंकि अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री 31 मार्च डेडलाइन है, छत्तीसगढ़ में भी ज़बरदस्त काम हो रहा है, उसके पहले मध्य प्रदेश में हमने बालाघाट को किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो बालाघाट के, ऐसा लगता है बालाघाट के ही हो गए हैं आप। जी, तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि कैसे हमने बालाघाट को ये किया। जी नहीं, वो तो बेसिकली नक्सल एरिया में जैसे हम वो टीम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, जैसे मैंने एंटी डकैट्स के बारे में बताया, तो नक्सल एरिया में तो कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़े बेसिकली। बहुत नक्सल एरिया में तो काफ़ी मतलब एक चाहे वो बहुत ही बड़े और लंबे ऑपरेशन हो या इंट कलेक्शन हो, तो नक्सल एरिया क्योंकि गुरिल्ला वारफेयर है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ, एज कम्पेयर टू अपने ये एंटी डकैट ऑपरेशन के। ये क्योंकि एक टारगेटेड अप्रोच थी, 31 मार्च 2026 से पहले इस समस्या को ख़त्म करना था। तो इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने बहुत ही अच्छे ऑपरेशन किए, बहुत अच्छा इंटेलिजेंस कलेक्शन किया। तो वो तो मेन काम है ही इस तरह की समस्या से लड़ने का। बाकी इसमें जो अपने को अलग अलग विभागों का जो सपोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हाँ, और फिर जैसे ऑनरेबल सीएम साहब हैं, वो भी हर महीने बैठक लेते थे,
तो बेसिकली जो भी हमने मांगे रखी, चाहे वो SSU की 850 पदों की भर्ती हो, चाहे हॉक फोर्स के 350 पदों की भर्ती हो, या चाहे गृह ज़िले में जो होम डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टिंग की कंडीशन को वेव ऑफ करने की बात हो, या और भी कई विषय हों, तो जो भी हमने मांग चीज़ें अपनी ज़रूरत में प्रस्तुत की, वो सब मांगे पूरी की गई हमारी उसमें। और हमारे DG साहब हैं और स्पेशल DG ANO हैं, उनकी बहुत ही अच्छी मॉनिटरिंग रही। और जो अधिकारी हमें चाहिए थे, हमारे से ये पूछा गया कि भाई आप तो बताओ क्या चाहिए। हाँ, तो जो हमने मांगा वो पुलिस हेडक्वार्टर ने और ऑनरेबल CM साहब ने वो सब हमें दिया। तो एक तरह से ये बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड जिसको बोलते हैं, हाँ, जिसमें हायरार्की मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, PHQ लेवल और स्टेट लेवल पे तीनों जगह एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ। हाँ, और फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो हॉक हो, लोकल पुलिस हो, CRPF हो, कोबरा हो, सभी ने बड़ा अच्छा काम किया। और हमने भी जो है ना फिर, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए लोकल पॉपुलेशन का साथ बहुत ज़रूरी है, तो हमने भी अपनी तरफ से जो उनका जो नक्सलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, हाँ, तो उसका भी हमने जो है ना बहुत लोगों को बेसिकली उनको समझाया कि भाई इस आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं है आज के समय। हाँ, ये बेसिकली आपके डेवलपमेंट के लिए एक हर्डल बन चुके हैं, और लोगों ने इस बात को समझा। फिर अपनी स्टेट की जो सरेंडर पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। सरेंडर पॉलिसी के बारे में उसका भी काफ़ी प्रचार प्रसार किया, तो उसका एक रिज़ल्ट रहा, जैसे लास्ट में 42 डेज में 42 हालांकि लोग सरेंडर हुए, हालांकि उसमें अलग अलग स्टेट में हुए वो, हाँ, लेकिन इन सब के जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो प्रेशर बना और अपनी जो सरेंडर पॉलिसी थी, तो इन सारी बातों का एक बेसिकली सारी बातों को मिला जुला के हम एक जो 40 साल पुरानी जो एक प्रॉब्लम थी, हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको समाप्त करने में कामयाब रहे। बहुत बधाई आपको, और बधाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी और DG साहब को भी, और जो नक्सल ऑपरेशन देख रहे थे यहाँ पर ADG जो यहाँ देख रहे हैं। हाँ, अभी स्पेशल DG रैंक में है स्पेशल साहब, DG हाँ, जो स्पेशल DG ANO थे, ANO, हाँ, इन सब ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन रचा। और IG जब संजय जी वहाँ थे तो इनका ये बहुत महत्वपूर्ण है ये कथन इस सिस्टम में हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि एक भरोसा भी होता है दोनों पक्षों के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, कि हाँ ये हम अगर ऐसे होगा तो हम कर पाएंगे, तो सब कुछ मिलता है, और मिलता है तो फिर रिजल्ट आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक दो सवालों के साथ ख़त्म करूँगा। सर, परिवार में कौन कौन यहाँ? परिवार में तो जैसे हम 4 भाई हैं, माताजी अभी भी हैं जी, और हाँ पिताजी रोहतक में ही, हाँ माताजी हैं रोहतक में ही हैं, और पिताजी तो 2008 में एक्सपायर हो गए थे जी। तो सबसे बड़े भैया हैं वो वहीं रहते हैं, रोहतक के पास एक टाउन है। हाँ, बाकी मेरे से बड़े भैया हैं वो रोहतक में ही रहते हैं माताजी के साथ। और यहाँ भोपाल में आपके साथ? नहीं, यहाँ तो मैं और फिर मैडम ही है। मैडम और आप ही? हाँ। और मैडम वर्किंग हैं या? नहीं, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ ही है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो आप कम बोलते हैं, तो बाहर एक्सटर्नल अफेयर्स वो संभालती हैं, रिश्तेदार नातेदार सबसे बातचीत व्यवस्थाएं? नहीं, वो दोनों ही संभाल लेते हैं। अरे वाह वाह, और मतलब ये अच्छी बात है कि एक जी, मतलब कम बोलने का मतलब ये नहीं है, घर वालों से रिश्तेदारों से तो बोलते हैं। यहाँ भी नौकरी में जवाब बात कही आपने, नौकरी में ठीक बात, नौकरी भी करनी पड़ती है, वो तो नौकरी भी करनी पड़ती है और रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे, बहुत आपकी बातचीत के हर पहलू में मैं ठिठका हूँ और मैंने कुछ ना कुछ उसमें देखा है जिसको हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं। अभी लगभग आप 22 साल का सफ़र आपने तय कर लिया है
और अभी बहुत सारे साल अभी बाकी हैं, तो कैसे देखते हैं आने वाले समय पुलिसिंग को आप? और अभी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, ड्रग्स के कार्टेल हैं, फिर दूसरा साइबर क्राइम में बिकमिंग मतलब एक हैज़ार्ड है, इस समय का सबसे बड़ा हैज़ार्ड है। फिर मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप में क्राइम अलार्मिंगली बहुत तेज़ी से बढ़ा है, नशा भी है, ब्रोकन रिलेशनशिप इसके पीछे है, माता पिता के साथ संतान के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, दोस्तों की आपस में नोक-झोंक। सबसे ज़्यादा मैं बीते लगभग 5 साल से देख रहा हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि एक पूरा अपराध का एक पैटर्न जो है वो अलग ट्रैक पे जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे वो साइबर क्राइम हो या ड्रग्स का हो या सोसाइटी में जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात हो, तो ये पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। और इसमें यानी कि ये जो नई नई प्रॉब्लम आ रही हैं अपने, तो वो एक जो ट्रेडिशनल वे ऑफ पुलिसिंग है कि भाई पुलिसिंग में हम एफआईआर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर कन्विक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। अकेला वो सफिशेंट नहीं है। इसमें हमें यानी कि सोसाइटी के साथ मिलके पुलिस को काम करना पड़ेगा। दूसरे विभागों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। और ये बात पुलिस, क्योंकि पुलिस जॉब की एक नेचर वैसी है, एक ऐसी नेचर है कि जिसमें पुलिस को तो और ज़्यादा मिलके काम करना पड़ेगा। तो जैसे ड्रग्स की बात करें हम, तो नेचुरली ड्रग्स में जो है ना, हमें स्टूडेंट्स या बाकी और सोसाइटी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम करना पड़ेगा, बाकी और डिपार्टमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। और साइबर क्राइम भी वही है एकदम, यानी कि एक तरह से काफ़ी जंप आया है साइबर क्राइम में। तो उसमें साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ड्रग्स के बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस तो जब पूरी सोसाइटी के साथ मिलकर काम करेंगे, जब सभी विभाग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, वो तब एक इफ़ेक्टिव काम हो पाता है। तो जितने भी पुलिसिंग के चैलेंजेस हैं उसमें लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। चाहे वो हमारा बीट सिस्टम हो जिसमें हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के अलग अलग बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, उसके थ्रू हम काम करते हैं। तो जितने भी चैलेंजेस हैं वो यानी कि चैलेंजेस हैं, मतलब टफ चैलेंजेस हैं, लेकिन सभी आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। और आपके भीतर मैं इस बातचीत के दौरान एक प्रोफेसर को भी मैंने बराबर महसूस किया है जो सोचता है लगातार। और यह आपका बहुत इम्पोर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है कि पुलिस को अब समाज के साथ और डिपार्टमेंट्स जो है, जैसे बैंकिंग है, बैंक के साथ पुलिस का एक तालमेल एक अलग लेवल पे जाना चाहिए। आपसे बातचीत करके मैं समझ पा रहा हूँ। तो बेहिचक कहा जा सकता है कि संजय जी पुलिसिंग का वो चेहरा है जो बहुत मनुष्यता के साथ आगे बढ़ता है, जो दावे नहीं करता, जो हमेशा अपने चेहरे को आगे रखकर बात नहीं करता, लेकिन उनकी पूरी कोशिश रहती है कि विनम्रता से जो दायित्व मिला है उसे पूरा करो और बहुत मजबूती से करो। और उनका पूरा अब तक का रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे, उनकी इसके पहले की बालाघाट पोस्टिंग से लेकर और भोपाल में भी जिस तरह उन्होंने आते ही अपने उससे कार्यशैली से ये बताया है कि टॉलरेंस ज़ीरो होगा अगर कहीं भी कुछ ऐसा घटेगा जो समाज के लिए ख़तरनाक है। तो अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।